नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। तो आज हम पढ़ेंगे कि रोमन एम्पायर में कौन कौन से राजा आए और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगस्तस जो थे वो रोमन एम्पायर के पहले राजा थे और वो बने थे 27 BCE में राजा, मतलब क्राइस्ट की जन्म से 27 साल पहले। BCE का मतलब यही होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। सो अगस्तस जब राजा बने तब उन्होंने टेरिटरी को थोड़ा बहुत तो बढ़ाया, लेकिन उन्होंने कोई अशांति नहीं फैलाई। उनके जो टाइम था अगस्तस का पूरा, उस टाइम को सबसे ज़्यादा शांति का टाइम माना जाता है, पीस का टाइम माना जाता है रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में। अगस्तस के बाद राजा बने टिबेरियस। तो और टिबेरियस जो थे वो अगस्तस के अपने पुत्र नहीं थे, मतलब अपने सन नहीं थे। अगस्तस ने उनको अडॉप्ट किया था क्योंकि अगस्तस ने उनमें कुछ खूबियां पाई कि हाँ, ये असली राजा बन सकता है, अच्छा राजा बन सकता है। इसीलिए अगस्तस ने टिबेरियस को अडॉप्ट कर लिया और उनको राजा बना दिया। कब? 14 AD में, या फिर हम कह सकते हैं 14 CE में। तो टिबेरियस जो थे वो राजा रहे 14 AD से लेके 37 AD तक, और उसके बाद दूसरे राजा बने। लेकिन ये बात थी कि सेकेंड सेंचुरी से पहले तक जो पूरा एम्पायर था, रोमन एम्पायर, वो बहुत ही शांति से चल रहा था। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा था। टिबेरियस ये मानते थे कि मेरे को जो अपने एंसेस्टर्स से जो ज़मीन मिली है, मतलब अगस्तस से जो ज़मीन मिली है, जितनी उतनी पर्याप्त है। आगे मुझे अपने रोमन एम्पायर का आगे एक्सटेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ा था वो रोमन एम्पायर कि उसको आगे और फैलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वही बहुत बड़े एरिया था। लेकिन एक टाइम आया था जब थोड़ा बहुत युद्ध हुए थे। वो था टराजन्स का टाइम। टराजन्स जो था एक राजा था, और उसका गोल क्या था कि वो इंडिया को कैप्चर करना चाहता था, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहता था। तो इसी समय थोड़े बहुत युद्ध लड़े गए। ये समय कब से कब तक का था? ये था 113 AD से लेके 117 AD तक, मतलब 113 CE से लेके 117 CE तक ये जो था वो राजा रहा, और इसने थोड़े बहुत युद्ध लड़े। सो फर्स्ट सेंचुरी के बाद क्या हुआ? फर्स्ट सेंचुरी के बाद रोमन एम्पायर ने एक पॉलिसी अपनाई कि डिपेंडेंट जितनी भी किंगडम्स हैं हमारे ऊपर, मतलब जितनी भी टेरिटरी या फिर किंगडम्स जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है या फिर हमसे जुड़े किसी टेरिटरी के ऊपर डिपेंडेंट हैं ट्रेड के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, उन सबको क्या किया? उन सबको अपने अंदर मिला लिया। इन लोगों ने अपने अंदर मिला लिया, अपने रोमन एम्पायर के अंदर मिला लिया। और यूफ्रेट जो नदी थी उसके आसपास के जितने भी किंगडम्स थे उन सबको हड़प लिया रोमन एम्पायर ने, उन सब के ऊपर कब्जा कर लिया एक तरीके से रोमन एम्पायर ने। और उन सबको क्या किया कि वो जो नए नए किंगडम्स जो उसने हड़पे थे या फिर मिलाए थे अपने अंदर, तो उन सब के ऊपर वो उन सबको प्रोविंस घोषित कर देता था और उन सब से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर देता था। और इस ऐसे फ़ायदा होता था रोमन एम्पायर को। और कुछ कुछ ऐसे किंगडम्स थे जो डिपेंडेंट किंगडम्स थे जिनको मिला लिया अपने अंदर, जो बहुत ही अमीर थे किंगडम्स वो। जैसे कि एक किंगडम है हेरोड्स किंगडम, तो वो जो था वो बहुत ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्शन करता था, वो जो पूरा किंगडम था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे जो इन्होंने अपने अंदर मिला लिए फर्स्ट सेंचुरी के बाद। और सेकेंड सेंचुरी में ऐसा समय आ गया था जब रोमन एम्पायर की बाउंड्री जो थी वो स्कॉटलैंड से लेके अर्मेनिया तक थी, और सहारा डेजर्ट से लेके यूफ्रेट नदी तक थी, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती थी। तो ये बहुत बड़ा एरिया हुआ। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े एरिया को चलाने के लिए एक राजा पर्याप्त तो नहीं होगा, मतलब कैसे चला सकता है एक राजा इतने बड़े टेरिटरी को, जिसमें इतने सारे किंगडम्स हैं, अलग अलग वहाँ की अलग अलग भाषाएं हैं, और जहाँ की मतलब पूरे रोमन एम्पायर की पॉपुलेशन उस टाइम में 60 मिलियन थी। तो इतने बड़े पॉपुलेशन के ऊपर और एरिया के ऊपर कंट्रोल करना एक राजा के लिए बहुत मुश्किल था। तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि कैसे कंट्रोल करता होगा राजा पूरे इस चीज़ के ऊपर। तो आइए देखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो क्या था कि मेडिटेरियन जो सी था उसके आसपास के जितने इलाके थे
तो राजा क्या करता था, राजा ये करता था रोमन एम्पायर का कि सिटीज के द्वारा क्या करता था, विलेजेस से टैक्स वसूलता था। सिटीज के द्वारा विलेजेस से टैक्स कैसे वसूलेगा? सिटीज में जितने भी वेल्दी पीपल हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उन सबको क्या करता था, ये बोल देता था कि आप टैक्स वसूलो इन सब से, कंट्री साइड वालों से या फिर विलेजेस वालों से, क्योंकि रोमन एम्पायर को जो ज़्यादातर वेल्थ था, ज़्यादातर पैसा जो था, वो विलेजेस से ही आता था। तो ये ऐसा करता था, अमीर अमीर लोगों को बोलता था कि आप विलेजेस से पैसा इकट्ठा करके हमें जमा कर दो। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि ये जो सीनेट्स थे पहले, उनकी जगह जो थी वो ये वेल्थियर क्लास जो थी सिटीज़ की, वो हड़पती जा रही थी, वो लेती जा रही थी। तो ये हड़पना नहीं कह सकते, क्योंकि राजा उन सबको बोलता था कि आप ऐसा करो भाई साहब, हमें पैसा टैक्स वसूल के विलेजेस से आप हमें जमा कर दो। तो सेनेटर्स जो थी उनकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही थी और ये वेल्दियर क्लास वालों की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही थी। आर्मी के ऊपर भी कंट्रोल पूरा इन्हीं वेल्दियर क्लास वालों को देने लग गए धीरे धीरे। तो ये सब क्यों किया जा रहा था? ये सब इसलिए किया जा रहा था राजाओं के द्वारा, क्योंकि वो जानते थे कि हमसे पहले ये सीनेट्स ही पूरे रोमन एम्पायर के ऊपर राज करते थे, छोटे छोटे प्रोविंस बना बना के, अपने स्टेट बना बना के। तो इन लोगों को ये खतरा था राजाओं को कि ये वापस विद्रोह कर सकते हैं हमारे खिलाफ। तो ये इनको पूरे लाइन से ही हटाते जा रहे थे धीरे धीरे सीनेट्स को, तो राजा लोग। तो उन्होंने मिलिट्री की पावर भी धीरे धीरे ये वेल्दियर क्लास वालों को देना स्टार्ट कर दिया और सीनेटर्स की वैल्यू बिल्कुल घटती चली गई। तो ये जो पूरा शिफ्ट ऑफ पावर का खेल चल रहा था, ये हुआ था सेकेंड सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी के बीच में, या फिर थर्ड सेंचुरी के बाद भी ये कंसोलिडेट पूरा होता गया। तो ये जो इससे पहले तो क्योंकि सेनेटर्स के पास ही ज़्यादातर पावर थी, तो क्या हुआ, एक राजा थे गैलिनस, तो उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल ही सीनेटर्स का कंट्रोल आर्मी के ऊपर से 1% भी नहीं रहने दिया, सब हटा दिया और वो सब कुछ दे दिया किसके हाथों में? ये वेल्दियर कास्ट के हाथों में, वेल्दियर क्लास के हाथों में, जो सिटीज़ की थी। और अगर हम पूरा इन सब को जोड़ें तो इससे हमें पता चलता है कि सेकेंड सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी के बीच में क्या हुआ कि आर्मी और जो पूरा गवर्नमेंट का पावर इटली से हट गया। मतलब इटली से पहले पूरा चलता था रोम से, लेकिन अब वो रोम से नहीं चल रहा था, अब वो जहां के लोग थे वहीं के वेल्दियर क्लास ये पूरा आर्मी का पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी कंट्रोल कर रही थी। अब कोई इटली के सीनेटर्स नहीं है जो पूरा कंट्रोल कर रहे थे, अब वहीं के लोग उसी प्रोविंस के वेल्दियर क्लास जो था वो पूरा कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ हमने देखा कि इटली की जो पावर थी, इकोनॉमिक पावर भी और पॉलिटिकल पावर भी, दोनों कम होती जा रही थी। इटली का मतलब नामो निशान धीरे धीरे कम होता जा रहा था रोमन एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या हो रहा था कि अलग अलग जो प्रोविंस थे, नए नए प्रोविंस उभर के आ रहे थे। जैसे पहले इटली से सब कुछ कंट्रोल होता था, अब नए नए प्रोविंस उभर के आ रहे थे। जैसे स्पेन के जो सदर्न किंगडम्स थे, सदर्न एरिया के जो किंगडम्स थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बहुत उनके जो महत्व था वो बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। और अफ्रीका के कुछ किंगडम्स का महत्व बढ़ता जा रहा था, ईस्ट अफ्रीका के। तो हमने ये देखा कि कैसे राजा कंट्रोल करता था उन सारी चीज़ों के ऊपर सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में कैसे कंट्रोल करता था। तो अब सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो रोमन एम्पायर में सिटीज़ का मतलब था अर्बन सेंटर, जहाँ उसका एक अपना मैजिस्ट्रेट होगा, उसकी एक अपनी काउंसिल होगी और उस सिटी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस होंगे। और अगर कोई विलेज अपने आप में अपग्रेड होता जा रहा है, धीरे धीरे वो उन्नत होता जा रहा है, तो उस विलेज को सिटी का नाम दे दिया जाता था। और ऐसा ही होता था जब कोई सिटी गिरती जा रही है, जब कोई सिटी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ वो अच्छा करके नहीं दे रही है और धीरे धीरे उसका महत्व घटता घटता जा रहा है, तो उसे विलेज घोषित कर दिया जाता था। तो ये सब चलता रहता था। तो एक क्रूशियल एडवांटेज था सिटीज़ में रहने का लोगों के लिए। वो क्या था एडवांटेज? कि अगर पूरे रोमन एम्पायर में अगर अकाली पड़ भी जाती है, भुखमरी छा जाती है, तो भी सिटीज़ में फूड शॉर्टेज कभी नहीं होता था, खाने की कमी नहीं होती थी कभी, और खाना पर्याप्त मात्रा में रहता था।
और रोमन एम्पायर जो है वो अपनी एक चीज़ के लिए फेमस है। रोमन का जो अर्बन लाइफ है उसमें एक चीज़ बड़ी फेमस है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स कह सकते हैं या फिर पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े, जिसमें लोग, बहुत सारे लोग एक बार में जाके नहा सकते थे। तो वो बहुत ही स्पेशल फीचर था एक रोमन एम्पायर का कि वो बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल जैसे होते थे जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ नहाते थे और खूब आनंद लेते थे। और एक और स्पेशल एडवांटेज था सिटीज़ का। सिटीज़ में मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे, एंटरटेनमेंट के सिटीज़ में बहुत सारे साधन थे, बहुत सारे शोज़ हुआ करते थे सिटीज़ में, और बहुत सारे मेला वेला ये सब, मतलब बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का साधन था सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, कि थर्ड सेंचुरी में ऐसी क्या क्या गलती हुई रोमन साम्राज्य से जिसके कारण उनको बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ा। और जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।